हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमने जो है चैप्टर फर्स्ट के बारे में एक पीपीटी बनाई थी और मैंने उससे संबंधित आपको कुछ नोट्स भी जो है अवेलेबल कराए थे और साथ ही साथ आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसका फीडबैक आपके द्वारा बड़ा अच्छा दिया गया। और जिस तरह आप अपना ऑनलाइन जो है लर्निंग का काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इन फ्यूचर जो है आप इसी तरह करते रहेंगे। और आज जो है हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने गृह कार्य को बहुत ही सजगता और सहजता से करेंगे। और इसी के साथ अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज की जो विषय वस्तु है वो है, जैसा कि इस चित्र से आपको विदित हो रहा है, वन एवं वन्य जीव संसाधन। हमारी अगर बायोम को देखें तो उसमें दो तरह के जीव जंतु हैं। एक सभ्य प्राणी है, जिसे हम सभ्य प्राणी कह लो या सभ्य समाज कह लो, यानी कि ऐसा सभ्य प्राणियों का समाज जो अपना विवेक रखता है, बुद्धिबल रखता है, वो सभी जो ऐसा विशिष्ट जीवों का जो समूह है उसे हम बोल देते हैं समाज। वो है मानव समाज। तो मानव समाज के अंदर जो है अपना एक बायोम ग्रुप जो है अन्य जीव जंतुओं का भी है, और उसी का एक विशिष्ट अंग है जंगल। जंगल में फॉरेस्ट, वन, जंगल, जो भी ये नाम है, ये जो है बहुत सारे जीव जंतुओं का ये घर है और एक इनका विशिष्ट समुदाय भी है। तो आज हम जो है वन और वन्य जो समुदाय हैं या फिर वन्य जीवों का जो समुदाय है या वन्य जो जीव हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज के विषय को शुरू करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसकी जो मूल विषय वस्तु है उसे शुरू करते हैं। पहले हम आपको इसके परिभाषा से परिचित कराते हैं। वन क्या है, वन की परिभाषा तो वो बड़ी सिंपल शब्दों में मैंने आपके सामने यहाँ प्रस्तुत की है। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, पेड़ पौधे या प्राकृतिक वनस्पति का आवरण वन कहलाता है। यानी कि एक विशिष्ट क्षेत्र में सघन वनस्पति का आवरण क्या कहलाएगा, वन कहलाएगा। ठीक है, उसमें पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, घास भी हो सकती है, झाड़ी भी हो सकती है। यानी कि कम्पैक्ट जो है फॉरेस्ट, जो कम्पैक्ट जो वेजिटेशन जो एरिया है, वेजिटेशन एरिया है, वो हमारा फॉरेस्ट कहलाता है। यहाँ पर पेड़ पौधे जो है पास पास हों बिल्कुल, और उसकी एक पर्टिकुलर कंडीशन ये है कि वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो। ऐसा नहीं है कि भाई हमने जो है पर्टिकुलर कोई वेजिटेशन ह्यूमन बीइंग ने अपने हिसाब से उसको लगा दिया सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो फॉरेस्ट नहीं है, वो एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन होनी चाहिए और एक विशिष्ट क्षेत्र में जो कम्पैक्ट नेचुरल वेजिटेशन है, वेजिटेशन कवर एरिया है, उसको फॉरेस्ट बोला जाता है। इसमें बड़े पेड़ भी हो सकते हैं, पौधे भी हो सकते हैं और साथ में छोटी घास भी हो सकती है। यानी कि हर तरह की जो वनस्पति है, प्राकृतिक वनस्पति, वो जो है वन का हिस्सा होते हैं। अब वन जैव विविधता का एक प्राकृतिक प्रतिरूप है। जो वन जो है ना, वहाँ पर जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक मिलती है, चाहे वो जीव जंतुओं से संबंधित हो या पौधे, पेड़ पौधों की जो वैरायटीज़ हैं उनसे संबंधित हो। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम जैव विविधता की बात करें तो उनके जो बड़े केंद्र हैं वो मानव समाज से दूर जंगलों में ही हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव और उनकी विभिन्न विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। तो इसीलिए जैव विविधता और वन संसाधन को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कह सकते हो इस दुनिया का, मानवीय दुनिया का अलावा अगर कोई दूसरा हिस्सा है तो वन है, जहाँ से बहुत सारे जीव जंतुओं की जो
जो जो कैसे जीवन शैली जुड़ी हुई है। तो उस विशिष्ट जीवन शैली और उन जीवों के बारे में आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। परंतु इससे पहले हम क्या है कि वन जो है ना, वनों के जो प्रकार हैं, ये हमारे क्या होल वर्ल्ड जो टाइप ऑफ फॉरेस्ट है उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। फिर इसी कंसेप्ट को हम इंडिया के संदर्भ में देखेंगे, कहाँ पर कौन सा फॉरेस्ट मिलता है और कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ हैं, और ये किस क्लाइमेटिक कंडीशन में किस तरह की वेजिटेशन मिलती है। इन सब बातों की बात जो है आज हम इस चैप्टर में करेंगे आगे के टॉपिक। तो मैं अब वनों के प्रकार के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ कि भाई अगर हम होल वर्ल्ड के संदर्भ में अगर टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है उष्णकटिबंधीय सघन वन। यह जो है, ये जो फॉरेस्ट है इक्वेटर लाइन के आसपास का जो रीजन है वहाँ पाए जाते हैं, यानी कि भूमध्य सागरीय जो रेखा है उसके आसपास वाले रीजन में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सघन वन। ये क्या है, यह वो विशिष्ट जो है क्षेत्र है जहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और तापमान के साथ साथ वहाँ पर जो है एवोपरेशन भी अधिक होता है। तो एवोपरेशन अधिक होने के कारण वहाँ पर प्रेसिपिटेशन, एवोपरेशन मतलब वाष्पीकरण अधिक होगा तो बरसात अधिक होगी। तो ये वो क्षेत्र जहाँ पर तापमान भी अधिक तापमान की जो है तापमान भी उच्च रहता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो एक पौधे के विकास के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, जो है प्रचुर मात्रा में उसे जल और अगर प्रकाश मिल रहा है तो पौधे की ग्रोथ अधिक होती है। तो इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वन है वहाँ पर जो पेड़ों का सघन आवरण मिलता है और उसके साथ ही साथ इन वनों की ऊंचाई भी ज़्यादा होती है। कह सकते हो पौधे की जो ग्रोथ है, विकास है, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है। तो ये जो फॉरेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा कम्पैक्ट होते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो वन है उनको कम्पैक्ट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पर सारा साल गर्मी पड़ती है, हाई टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होती है। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में इन्हें मॉइस्चर और नमी मिलती है, जिस कारण से ये पौधे अपने पत्ते पूरा साल नहीं झाड़ते और हमेशा ग्रीन रहते हैं। इसलिए इन्हें कम्पैक्ट फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन ये जो है टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। टेम्परेट रीजन यानी कि उष्ण कटिबंधीय जो रीजन है और ऊपर जो है हायर जो लेटीट्यूड वैल्यू का रीजन है, पोलर रीजन, उसके बीच की जो कड़ी है लगभग 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का जो रीजन है वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मिलते हैं। ये जो वन है इस विशिष्ट क्षेत्र में जो है सीजनल प्रेसिपिटेशन होती है, एक विशिष्ट समय के अंदर ही बरसात होती है और पूरा साल इन्हें वो नहीं मिलता। तो सर्दियों की शुरुआत में, सर्दियों में ये जो वन है मतलब कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर की मात्रा कम होने के कारण, ड्राइनेस होने के कारण जो अपने पत्तों को झाड़ देते हैं। इसीलिए इन जो वनों को जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या फिर पतझड़ वन बोलते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। और मैं मानता हूँ कि वर्ल्ड के अगर ऑल कवर रीजन की बात की जाए तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है उन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया घेरे हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मरुस्थलीय वन या झाड़ीनुमा वन। मरुस्थलीय वन जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ की मृदा मरु रेत से समान होती है या फिर पथरीली ज़मीन होती है। यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनकी हाइट जो है कम और वो कैसे कटीले पौधे होते हैं, झाड़ीनुमा पौधे होते हैं। और ये जो फॉरेस्ट है अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखो तो ये हमारे जो डेजर्ट मिलेंगे, जैसे सहारा डेजर्ट है, हमारा थार का डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, और हम बात करते हैं इधर जो है आटाकामा डेजर्ट है। इन सभी क्षेत्रों में मरुस्थलीय वन मिलते हैं और यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो काटिनुमा। अगर इनमें हम बात करें तो जो है स्पेसिफिकली यहाँ के जो पौधे हैं वो नागफली है और कीकर है, और जो है दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये बड़बेड़ी हैं। इस तरह के जो पेड़ हैं वो मरुस्थलीय वनों में पाए जाते हैं। अब आता है समुद्र तटीय डेल्टाई वन। ये जो विशिष्ट प्रकार के वन हैं ये ऑलमोस्ट होते तो एवरग्रीन फॉरेस्ट ही हैं, परंतु क्या है कि ये समुद्र तटों पर पाए जाते हैं और इनकी जो जड़ें हैं
वो पानी पर तैरती हुई प्रतीत होती हैं। और इस प्रकार के जो फॉरेस्ट एरिया हैं वो लगभग जो नदी के मुहाने हैं वहाँ पर मिलते हैं। और भारत के अंदर जो डेल्टाई वन है उन्हें सुंदरबन डेल्टाई वनों का नाम जानते हैं, जो बंगाल पे जो है, बंगाल का जो तटीय क्षेत्र है उस पर मिलते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो हमारी ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो डेल्टा है उस रीजन में इस तरह के वन आपको दिखाई देंगे। और इन डेल्टाई वनों में भी जो बायोडाइवर्सिटी वो बहुत ही अधिक होती है। बायोडाइवर्सिटी समझ रहे हो ना, जैव विविधता, ठीक है। तो अब बात आती है उच्च अक्षांशीय पर्वतीय कोणधारी वन। उच्च अक्षांशीय और पर्वतधारी कोणीय वन या पर्वतीय कोणधारी वन। तो उच्च अक्षांशीय बोलते हायर लैटिट्यूड जो फॉरेस्ट है उसमें। हायर लैटिट्यूड, अब देखो आपको बिल्कुल इसके नाम से क्लियर हो, हायर लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश का मतलब जिस अक्षांश की वैल्यू अधिक हो। तो इक्वेटर से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे तो और नीचे की ओर चलते हैं तो पोलर रीजन की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब हम पोलर की तरफ जाएंगे तो हमें सिंपल सी बात है वहाँ पर जो है टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पर जो है प्रेसिपिटेशन वो किसके रूप में होती है, बर्फ़ के रूप में। तो जो बर्फीले क्षेत्र है वहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो बर्फ़ गिरने के कारण उसकी जो शेप है वो कोनिकल होती है, जैसे कि सैफरूस उसका उदाहरण। तो वो जो क्रोनिकल जो फॉरेस्ट हैं उनकी जो है बर्फ़ कारण कोनिकल शेप हो जाती है। और उन्हीं जो उच्च अक्षांशीय जो पेड़ पौधे हैं कोनिकल शेप होने के कारण उन्हें कोणधारी वन बोलते हैं। अब यही सिचुएशन अगर आप पर्वतीय वनों में देखें, जब हम पर्वतीय क्षेत्र में जाते हैं तो जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, साथ में एल्टीट्यूड वैल्यू ऊंचाई बढ़ती है तो भी तापमान कम होता है और फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होती है। तो कोणधारी वन जो है एक तो हायर एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में पर्वतों के चोटियों पर, और दूसरा जो है हमारे नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो बर्फीले क्षेत्र वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है भूमध्य सागरीय कटीले वन। भूमध्य सागरीय कटीले वन क्या है कि ये वो विशिष्ट क्षेत्र है जो एक विशिष्ट क्लाइमेट के अंदर इसका एग्जिस्टेंस है। वो जो क्लाइमेट है मेडिटेरियन जो क्लाइमेटिकल रीजन है वहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलती हैं। उस क्लाइमेट की एक स्पेसिफिक विशेषता ये है वहाँ पर सर्दियों में बरसात होती है और गर्मियों में बरसात नहीं होती। तो यहाँ जो विशिष्ट प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं उस वनस्पति को हम जो है भूमध्य सागरीय कटीले वनों को मान जानते हैं। यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो जो है खट्टे फल देने वाले होते हैं लगभग, और साथ ही में ये जो है इन पौधों की हाइट कम होती है और ये भी कटीले होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे मुख्य प्रकार के जो वन थे, प्रमुख जो प्रकार थे वनों के, वो मैंने डिस्कस किए हैं होल वर्ल्ड के संदर्भ में। अब हम भारत और भारत के वन क्षेत्र की बात करते हैं तो कुछ विशिष्ट तथ्य यहाँ निकल कर आएंगे। तो पहले हम उन पर फोकस करते हैं। तो ये कहता है भारत में वन और वृक्ष क्षेत्र जो है 78.29 मिलियन हेक्टर है। यानी कि अगर हम टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो 78.29 मिलियन हेक्टर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 23.1% है। यानी अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन को, इस फॉरेस्ट रीजन को देखें तो वो होल कंट्री के ऑल अराउंड अगर देखें तो ये जो है हमारा भारत, जैसा कि तुम्हें पहले से मालूम है, भारत का टोटल क्षेत्र जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो उस टोटल एरिया का 23.81% जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट रीजन से कवर है। ये अपना आप में बड़ा वो है तथ्य। और इसमें भी क्या है कि लगभग 21% अप्रोक्सीमेटली वो क्या है, वो कम्पैक्ट फॉरेस्ट रीजन है। और उसके बाद जो बचता है 2.8% जो रीजन है वो क्या है, डिस्क्रीट फॉरेस्ट रीजन है, दूर दूर जो पेड़ पौधे हैं उनका कवर है। अब बात आती है, ये कह रहा है कि अगर हम 2009 के आंकड़ों की तुलना में फॉरेस्ट रीजन को देखें तो वो जो है 367 वर्ग किलोमीटर की उसमें कमी दर्ज की गई है। तो ये दिनों दिन जो है मानव द्वारा पेड़ों का ह्रास हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ये अपना आप में चिंता का विषय है, जिसे हम सभी जो है मानव जाति को इस पर गहन चिंतन मनन करते हुए इनकी जो है सुभेद्य जो कटाई है उस पर रोक लगानी जरूरी है। तो इस चीज़ पे हमें बड़ा गहरा फोकस करना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं तो मैं इसको जो है इसके जो वनों के जो भारत के संदर्भ प्रकार है उसको डिस्कस करने से पहले एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, जब हम फॉरेस्ट कवर रीजन की बात करते हैं तो होल इंडिया के अंदर सबसे कम फॉरेस्ट रीजन वाले जो एरिया है ना, जो राज्य हैं, वो पंजाब और हरियाणा है। हमारे हरियाणा में तो मात्र सिर्फ
3% एरिया पर ही फॉरेस्ट रीजन है, ओनली 3%, और 3% एरिया पर फॉरेस्ट है। और इसमें अगर हम हाईएस्ट मेवात मतलब की बात करें, हरियाणा के अंदर सबसे अधिक जो है वन्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं वो पंचकुला के अंदर है। मोरनी हिल्स वाला जो रीजन है वहाँ पर बड़े वो जो है वन कवर्ड एरिया अधिक है। और दूसरे नंबर पर अगर हम फॉरेस्ट कवर्ड रीजन की बात करते हैं तो वो हमारा मेवात है, जो अरावली के रीजन है। वहाँ पर फॉरेस्ट का जो जंगलों का जो वनों का जो आवरण आज भी बरकरार है। बाकी अगर हम जो है सबसे कम फॉरेस्ट रीजन की अगर हम हरियाणा के संदर्भ में बात करते हैं तो वो जो है गुड़गांव और सोनीपत के अंदर है। तो ये जो है अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है, और मैं मानता हूँ कि हमें और हरियाणा सरकार को इस पर चिंतन मनन करते हुए इस क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब हम चलते हैं इस टॉपिक पर जो इसमें अब भारत के संदर्भ वनों के प्रकार हम देखें तो जो मैंने वर्ल्ड के संदर्भ में डिफाइन किए थे लगभग वही है। उष्ण कटिबंधीय सघन वन, तो उष्ण कटिबंधीय जो सघन वन है वो मैंने बताया था तुम्हें, वो इक्वेटोरियल लाइन के पास मिलते हैं। यहाँ पर जो है टेम्परेचर भी हाई होता है और प्रेसिपिटेशन भी हाई होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो वन है वो हमारे जो उत्तरी भारत का मैदान है लगभग उस क्षेत्र में मिलते हैं। मरुस्थलीय थार के मरुस्थल रीजन में, समुद्र तटीय डेल्टा वन मैंने बताया था, गंगा का और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाला जो क्षेत्र है वहाँ इस विशिष्ट वन में जो हमारे बंगाल टाइगर है वो पाए जाते हैं। अब और उच्च अक्षांश पर्वतीय जो कोणधारी वन है वो जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों में मिलते हैं। अब हम जो है इस मैप की सहायता से नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानते हैं, भाई कहाँ भारत में कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जब मोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात आती है तो आप देखो, आपको प्रतीत होगा कि जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है, केरला है, गोवा है और महाराष्ट्र के ऊपर तक, मतलब कि हमारा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले मानसून आती है और प्रेसिपिटेशन हाईयर रहती है, और साथ में जो है इक्वेटर रीजन के पास है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और बरसात भी अधिक होती है। इस कारण से जो ये बेल्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट की है। ठीक है, अब आप देखो ट्रॉपिकल मोस्ट जो है डिजीज, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल रीजन जो है ये जो है मतलब ये छायावर्ती क्षेत्र है, क्योंकि जो पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट से जो इस इधर वाला रीजन है वो तो क्या है, वो तो आपको शो आउट करता है, बारिश अधिक होती है, परंतु पहाड़ी की दूसरी तरफ छायावर्त क्षेत्र तो बरसात कम होती है। तो आप इस अगर पश्चिमी घाट के पूर्वी उस पहाड़ी के पश्चिमी घाट की जो पहाड़ी उससे पूरी क्षेत्र को देखोगे तो वहाँ पर जो है ट्रॉपिकल डिजीज मिलती हैं। और साथ में मध्य भारत में अगर आप मध्य प्रदेश की बात करते हो, छत्तीसगढ़ की बात करते हो, झारखंड की, तो यहाँ भी ये ट्रॉपिकल जो मोस्ट जो डिसीडियस है ये फॉरेस्ट मिलते हैं। और अब बात करते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डिजीज। यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय जो हमारा शुष्क जो क्षेत्र है, अगर उस शुष्क जो हमारी जो वनस्पति है उसकी बात करें तो वो हमारा इसमें हमारा नॉर्थ इंडिया के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी होता है, तेलंगाना भी आता है, तमिलनाडु का भी जो हमारा पूरी पोर्शन है वो इसमें आता है। अब बात करते हैं माउंटेन सब ट्रॉपिकल रीजन्स, सब ट्रॉपिकल। अब देखो माउंटेन सब ट्रॉपिकल रीजन यानी कि क्या है, ये पहाड़ी तलहटी के पास वाला वह रीजन है जहाँ पर कुछ कंडीशंस जो है किसकी हैं, वो जो है स्पेसिफिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखोगे पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर मानसून जाकर टकराती है तो यहाँ पर अधिक जो है बरसात होती है। तो पहाड़ी से लगते हुए क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट है ना वो वहाँ पे भी थोड़ा कम्पैक्ट मिलता है। यहाँ पर देखो रीजन तो ये टेम्परेट है, सब ट्रॉपिकल है, बट यहाँ की जो वेजिटेशन है वो बिहेव करती है उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र बना उनकी तरह। यहाँ पर आप इसके अंदर रीजन देखोगे तो मैं मानता हूँ कि अपर जो पंजाब है, ये लोअर हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा का टफ ऑफ रीजन मोरनी हिल्स है, और आप बात करो उत्तराखंड का लोअर रीजन है, और असम का जो है कुछ क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड है। तो यहाँ का जो फॉरेस्ट रीजन है वो इसी में ही आता है। फिर इसके बाद आती है जो बात है वो ड्राई टेम्परेट रीजन की, यानी कि ये वह शुष्क बेल्ट है जहाँ पर बरसात की बहुत ही कम मात्रा है। ये जो वो क्षेत्र या तो वो राजस्थान का डेजर्ट है या फिर यानी कि जहाँ पर बरसात की मात्रा
कम है ये उस क्षेत्र में। तो इसमें गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब का भी लोअर पोर्शन है, उत्तराखंड का भी वेस्टर्न पोर्शन है, और महाराष्ट्र का मिड पोर्शन है, तमिलनाडु, तेलंगाना का और कर्नाटका का भी कुछ पोर्शन इसके अंदर आता है। अपर आंध्र प्रदेश, आंध्रा भी इसमें आता है। तो वही ये जो है हमारी। अब आती है डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन भारत के अंदर एक ही जगह मिलती है, जो तुम्हें पूरी तरह सभी को क्लियर है। वो कहाँ मिलती हैं? हाँ भाई, वो भाई डेजर्ट जब वेजिटेशन होगी तो डेजर्ट मिलेगी। तो भारत में जो डेजर्ट है, पूछो डेजर्ट कौन सा है? थार। तो थार जो है डेजर्ट, यानी कि राजस्थान के जो जैसलमेर है, बाड़मेर जो ज़िले हैं, ये किस में आते हैं? यहाँ पर जो डेजर्ट वेजिटेशन मिलती है। तो ये भारत का जो वेजिटेशन कवर रीजन का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब भारत में हम जो बात करते हैं वन्य जीव प्रजातियों की बात करते हैं। अब देखो, भारत में जो है ना 10% वन्य प्रजातियां और 20% वन्य जीव लुप्त होने का खतरा है। यानी कि अगर हम टोटल जो है बायोम के जो है हमारे जो रेस जो उनके बारे में बात करें तो 10% जो वनस्पति जात हैं वो आज लुप्त होने के कगार पर है, और 20% जीव जंतुओं को खतरा है। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है? जो क्लाइमेटिक चेंज है। ह्यूमन जो मनुष्य ने प्रकृति के अंदर अपना हस्तक्षेप इतना अधिक बढ़ा दिया है कि उस एटमॉस्फेयर को ही पूरी तरह चेंज करके रख दिया, जिससे जो हमारे जीव जंतु हैं और वेजिटेशन है उनके लिए ये जो सिचुएशन है, ये जो है पूरी तरह डेंजर होती जा रही है। और ये प्रजातियां कुछ तो लुप्त हो चुकी हैं और कुछ धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। अगर हमने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया तो जिन चीज़ों को हम आज देख रहे हैं, हो सकता है 20-25 साल बाद वो प्रजातियां हमें यहाँ देखने को ना मिले। अब इसका उदाहरण जैसे अगर हम बात करें, चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, पहाड़ी है, तो पहाड़ी कोयल है, ये सब क्या आज दुर्लभ प्रजातियां हैं। और तो इनको अगर हमें बचाना है तो इसके लिए हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट एडोप्टेशन को एक्सेप्ट करते हुए, मतलब कि जो हमारा ये प्राकृतिक दोहन है इसको रोकना होगा। अब देखो, भारत के दक्षिण जैव मंडलीय जो क्षेत्र मैंने इसमें रिप्रेजेंट करने की गई हैं, जैसे अगर हम कंचनजंगा जो हमारा बायोम हॉटस्पॉट माना जाता है त्रिपुरा, तो इस मैप में मैंने आपको डीपली डिस्कस किया है कि आपका आज का जो होमवर्क है ना वो भी है, आप मैप की इंफॉर्मेशन को देखें और नोट डाउन करें इसमें संबंधित जो सूचनाएं हैं। ठीक है, तो आगे हम जो है चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सुभेद्य जातियाँ। अब हम जो है ना, ये हमने क्या कि जो बायोम के अंदर जो ये जीव जंतु हैं इनको कैटेगराइज करके रखा है इनकी लुप्त होने की गति के आधार पर। तो पहला है सुभेद्य जातियाँ। तो ये वह जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है अगर प्राकृतिक पर्यावरण को इनके लिए परिवर्तित नहीं किया गया, तो निकट भविष्य में भी इनकी संख्या घटती रहेगी। ये यानी कि ये जो है अगर हमने नेचुरल कॉन्शियसनेस मतलब प्राकृतिक प्रति कॉन्शियसनेस नहीं बनाई तो ये जो अब घट रही है इनकी तादाद इन फ्यूचर भी घटती रहेगी। तो इस पर हमें सजग होने की ज़रूरत है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे नीला भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, और इस तरह की बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो आपको सर्च आउट करनी है और एक टेबल बनानी है। अब है दुर्लभ जातियाँ। दुर्लभ जातियाँ क्या है? इन जातियों की संख्या बहुत कम और सुभेद्य है। यदि इनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं किया गया तो ये संकट जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। तो ये क्या है कि ये आज सुभेद्य जाति जो है ना, ये जो है ना जो है दुर्लभ जातियाँ अभी ये जो है सुभेद्य जातियाँ, परंतु अगर इनकी परिस्थितियों को चेंज नहीं किया गया तो ये पूर्णतः संकट में आ जाएंगी और कुछ दिन बाद लुप्त हो जाएंगी। यानी आज तो ये हो सकता है दुर्लभ जातियों की श्रेणी में, पर कुछ दिन बाद हो सकता है संकट जातियों की श्रेणी में आ जाए। अब बताती हैं स्थानीय जातियाँ। स्थानीय जातियाँ क्या है? जो प्राकृतिक व भौगोलिक एनवायरनमेंट के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में ही मिलती हों, वो स्थानीय जनजातियाँ पाई जाती हैं। अब उदाहरण के तौर पर अंडमानी टील है, निकोबार कबूतर है, अरुणाचल प्रदेश मिथुन, यानी कि ये जो प्रजातियाँ हैं एक विशेष क्षेत्र में मिलेंगी, दूसरी जगह ही नहीं मिलती। और जैसे लुप्त जातियाँ, अगर अभी लुप्त जातियाँ वो हैं जो कभी थी अर्थ के ऊपर परंतु अब वो नहीं है। और जब हमने उसके हैबिटेट रिसर्च की तो वहाँ पर उनसे संबंधित जो है कोई जो है
साक्ष्य तो मिले हैं परंतु वो जीव नहीं मिले। तो वो जो ऐसे जीव हैं वो लुप्त प्रजाति में आते हैं, जैसे उकाब है, एशियाई चीता है, एक्सेट्रा। भारत के वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो ये हैं। तो मैं जैसे इसमें टेबल मैंने दी हुई है, परंतु जो मेन मैन है मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये असम के अंदर है, जोरहाट में। ये जो बहुत बार जो है बड़े बड़े एंट्रेंस टेस्टों में इस क्वेश्चन को डाला जाता है। तो आप अब मानस बाघ अभयारण्य, ये मानस बाघ अभयारण्य भी जो है असम के अंदर है, बारपेटा में। और अगर हम बात करें सुंदरबन बाघ अभयारण्य, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, ये सुंदरबन बाघ पर सुंदरबन कहाँ है, ये वही डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, और ये क्या है बंगाल के अंदर। तो 24 परगना जो है ना एक जगह है, वहाँ पर ये जो है सुंदरबन बाघ अभयारण्य है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रप्रदा अभयारण्य, ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल के अंदर है, जो अपने आप में बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जो है इंटरनेशनल जो पार्क हैं उनके अंदर भी इसको इंक्लूड किया जाता है। अब बात करते हैं घटप्रभा पक्षी अभयारण्य। ये अपना आप में बहुत ही ज़्यादा पक्षियों से संबंधित जो ये पार्क अपना बहुत प्रसिद्ध है। ये बेलगांव में है, कर्नाटक के अंदर। गिर राष्ट्रीय उद्यान मतलब जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है, गुजरात के अंदर जूनागढ़ में है, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। जो तो ये पेरियार अभयारण्य, ये केरल के अंदर है, ठीक है। तो ये जो कुछ बड़े इम्पोर्टेंट वो थे जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब जो आप पता होने चाहिए, ये हमारे नेशनल पार्क्स हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए जो मैंने आपको बताए थे जीव अभयारण्य। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। तो जो नेशनल पार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्पोर्टेंट का मैंने यहाँ दिखा है, जैसे कानकर वैली है, एकासिस है, हेमास हिल है, तो कार्बेट है, काजीरंगा असम के अंदर है। तो ये उन्हीं जो हमने जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क थे पढ़े थे, उन्हीं का जो है मैप डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसे देखेंगे और मैप पर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको फिलअप करने की, जैसे कि आपको ये पता रहे कि भाई कौन सा पार्क कहाँ स्थित है, इसकी पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ है। वन्य जीव से संबंधित परियोजनाएं। अब भारत ने क्या है कि इन लुप्त और संवेदनशील जैसी प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए कुछ जो है वो प्रोजेक्ट चलाए थे। वो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट। ये जो है बंगाल टाइगर को सेव करने हेतु चलाया गया था, और इसकी शुरुआत जो है 1973 ईस्वी में की गई थी। ऑपरेशन मगरमच्छ, ये जो है 1975 के अंदर। गैंडा परियोजना 1987, हाथी परियोजना 1988, हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009। ये जो है भारत का एक सराहनीय काम है वन्य जीव जंतु को बचाने के संदर्भ में जो प्रोजेक्ट है। तो वही बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यही था, और बड़ी अच्छी और यूनिक बातें हमने आज की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में बड़ा मज़ा आएगा, आप इसे देखेंगे तो। और मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपना होमवर्क टाइम करेंगे। आज का जो तुम्हारा विशिष्ट होमवर्क है वो यही है कि आप जो है पर्टिकुलर ये नेशनल पार्क्स हैं, एक तो ये कौन सा नेशनल पार्क किस राज्य में है, किस स्थान पे है, और मैप पर इसकी लोकेशन क्या है, इससे संबंधित काम आपको करना है, ठीक है। धन्यवाद।